नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी कार्य शक्ति ऊर्जा के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं, शक्ति हमारा टॉपिक चल रहा था। आज के इस टॉपिक के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम यांत्रिक शक्ति और वैद्युतिक शक्ति दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए पिछले टॉपिक के अंदर हमने वैद्युतिक शक्ति के बारे में देखा, किस प्रकार से कुल वैद्युतिक शक्ति की गणना की जा सकती है, तो उन प्रश्नों को हमने हल किया। तो आज के टॉपिक में पढ़नी हमने शक्ति है, और शक्ति के साथ साथ हम वैद्युतिक शक्ति और यांत्रिक शक्ति दोनों को आपस में जोड़ के देखेंगे किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो शक्ति शुरू करने से पहले मैंने आपको एक सवाल दिया था पिछली वीडियो के अंदर, और कई बच्चों ने उसके आंसर भी दिए हैं जो लगभग जनों के सही थे। आज उस सवाल को थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से वो हल होगा। तो क्या था वो सवाल भाई? तो इस प्रकार का एक सवाल था कि दो लैंप थे आपके, एक 25 वाट 250 वोल्ट का, एक 200 वाट 200 वोल्ट का, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ में। और आपको ये सारे के सारे आंकड़े ज्ञात करने थे, RT, IT, P1, P2, P2, PT, V1 और V2, यानी कि लगभग जितने भी चीजें इसके अंदर मौजूद है सब के सब आपने ज्ञात करनी थी। तो बहुत लोगों ने प्रयास किए, कईयों के प्रयास कामयाब भी हुए और बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। तो जिन्होंने किया बहुत बढ़िया बात है भी, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है कि इस तरह के प्रश्नों को किया करो जब भी कोई होमवर्क दिया जाए। मैं हर बार वीडियो में कह रहा हूँ कुछ ना कुछ काम आपको जो देता हूँ वो आप करने का प्रयास करो भी। तो सबसे पहले देखते हैं इस सवाल के अंदर हमें, देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, बड़े रूप में चलेंगे, शॉर्ट और भी बहुत तरीके हैं इसके, ध्यान रखना नहीं है पढ़ाने, एक बारी पहले समझ लो इस चीज को। सबसे पहले जब भी लैंप जुड़े हो, हीटर जुड़े हो, पंखे जुड़े हो, कुछ भी जुड़े हो, आपने मानना है वो प्रतिरोध है। आपने क्या मानना है? प्रतिरोध है। तो आपने मानना है कि जी दो प्रतिरोध है, ये रे इस प्रकार से, और ये 250 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ये 25 वाट की शक्ति लेता है 250 वोल्ट पर, और ये 200 वाट की शक्ति लेता है 200 वोल्ट पर। इस प्रकार से जुड़े हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है R1 और R2। समझ गए ना? R1 R2 ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है भाई। हमें पता है कि R1 ज्ञात करने का फॉर्मूला लग जाएगा, R1 बराबर होता है V² बटा में P1, और R2 बराबर क्या हो जाएगा? V² बटा में P2। अब यहाँ पे जो V की स्क्वायर लगाई है, ये V कौन सी है? तो ध्यान रखना ये आरोपित वोल्टेज नहीं है, ये लैंप की अंकित वोल्टेज है जिस पर वो उतनी वाट की शक्ति ले रहा है जो उसके साथ वोल्टेज प्रदान की गई है। तो 250 वोल्ट इसकी P1 हो जाएगी, V1 हो जाएगी, और 200 वोल्ट इसकी V2 हो जाएगी। तो V2, V1 और V2 दोनों हमें लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक आएगी V1, एक आएगी V2। तो V1 कितनी है अभी? सबसे पहले 25 वाट के लैंप को हम मान लेते हैं, ये आपका L1 है, लैंप 1 है, और ये आपका L2 है, यानी कि रेजिस्टेंस R1 R2 हमें निकालना है इसका। तो देखते हैं अभी V1 कितनी है आपकी? V1 है आपकी 250 इंटू 250 बटा में आ जाएगा 25, और ये 25 से 25 कट गया 10 पे, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 2500 ओम। सेम V2 वाले से निकाल लेते हैं, R2 निकालते हैं। V2 कितनी दे रखी है? 200 इंटू 200 बटा में आ जाएगा आपका P2 भी कितना है भी? 200, 200 से 200 कट गया, कितना रह गया? 200 ओम। तो R1 और R2 का हमें मान मिल गया। अब RT निकाल लेते हैं अभी। RT बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी के अंदर है, जोड़ लेते हैं अभी। तो 2500 में जोड़ दे हैं अपने को 200, जब ये जोड़ेंगे तो आपका RT आ गया कितना? 2700 ओम। तो ये हमारा RT हमें मिल गया, यानी कि हमने हमारी पहली शर्त को पूरा कर लिया, RT हमने ज्ञात कर लिया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ज्ञात करनी है क्या भी? IT बराबर ओम के नियम से T है, तो VT बटा में क्या चाहिएगा? RT VT। अब VT कौन सी लेनी है? अब VT ये मत कर देना कि 250 इसकी और 200 इसकी, 450 वोल्ट नहीं। आरोपित वोल्टेज जो दी जाती है, वोल्टेज आरोपित होती है, वो यहाँ पे हमने VT के रूप में प्रयुक्त करनी है। तो VT बराबर कितनी हो जाएगी? 250 बटा में RT आपका आया था 2700। इसको हल किया, ये गया 5 से, और ये भी गया 5 से, 2 4 54। तो 5 बटा में 54 जब करोगे तो आपका उत्तर आएगा 0.0925 एम्पेयर। ये आपकी होगी IT। ये क्या चीज है भी आपकी? IT। तो 0.0925 एम्पेयर आपकी IT यहाँ प्रवाहित हो रही है। 0.0925 एम्पेयर ये जा रही है आपकी IT। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारी दूसरी चीज भी हमने प्राप्त कर ली, IT। अब P1 और P2 और PT ज्ञात करने को तो यहीं से ही कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है तो उसको सरल बना लेते हैं।
P1 P2 PT ज्ञात करने से पहले हम V1 और क्या ज्ञात करते हैं, V2 ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं वो कैसे ज्ञात होगा अभी। अब हमें ज्ञात करना है V1 यानी कि लैंप 1 द्वारा 25 वाट के लैंप द्वारा की गई वोल्टेज ड्रॉप, और ज्ञात करनी है V2 यानी कि 200 वाट के लैंप द्वारा की गई वोल्टेज ड्रॉप। तो V1 बराबर आ जाएगा V बराबर ओम के नियम से I1 इंटू R1, और V2 बराबर हो जाएगा I2 इंटू R2। परिपथ श्रेणी है, हमें पता है कि I1 बराबर है किसके, I2 के, यही तो बात है ना, और ये बराबर होता है किसके, IT के। तो I1 I2 की जगह हम किसका मान रखेंगे, IT का। इसको जब हल करोगे तो ये आएगा 231.25 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। और फिर आप V2 निकालोगे तो सेम वही फॉर्मूला, धारा सेम है 0.0925 इंटू करेंगे अपने 200, तो ये आ जाएगा आपका 18.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको मिल गए हैं V1 और V2। अब V1 V2 मिल गया तो अब हम P1 और P2 भी ज्ञात कर सकते हैं। सरल सा फॉर्मूला है, P बराबर होता है V इंटू I, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला V इंटू I, यहाँ पे V1 और I1, यहाँ पे V2 और I2। अब I1 I2 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि परिपथ कौन सा है भी श्रेणी, लेकिन बारी बारी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जिस भी चीज़ की आपको शक्ति ज्ञात करनी है, धारा भी उसी की लेनी है और वोल्टेज भी उसी की लेनी है। तो देखते हैं P1 कितना आएगा, V1 कितनी है अभी, ये रही आपकी V1 231.25, और 231.25 का गुणा हो जाएगा I के साथ, I सबकी सेम है 0.0925। इसको जब हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा 21.39 के आसपास भी, 21.39 वाट आपका उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में जब आप P2 निकालोगे तो इसको करना पड़ेगा, आपकी इसकी वोल्टेज आ रही है 18.5 का गुणा करोगे 0.0925 से, तो ये आ जाएगा आपका 1.71 अप्रोक्सीमेट वाटेज आ जाएगा अभी, ठीक है ना। आपको P1 और P2 भी मिल गया। अब आपने क्या ज्ञात करना है अभी, अब आपने ज्ञात करना है PT। अब PT बराबर क्या होता है अभी सभी को पता है, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर, शक्ति हमेशा जुड़ती है। P1 प्लस P2 जोड़ दोगे, 21.39 के अंदर जोड़ना है आपने 1.71, तो ये आ जाएगा आपका 23.1 वाट के लगभग आसपास आ जाएगा। ये लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा आपका, क्योंकि देखो सारे आंकड़े हैं वो हमने पूरी तरह से हल नहीं किए हैं। जो भी मोबाइल से यदि आप करोगे तो पता नहीं कितने पॉइंट के बाद जीरो दिखा देगा, लेकिन जब भी आप हाथों से या अपने दिमाग से कैलकुलेशन करते हो तो पॉइंट के बाद में 2 या 3 अंकों तक ही हम उसको हल करते हैं, लगभग उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है, जो ऑप्शन आपके मैच हो जाते हैं। तो ये था भी कल का सवाल, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो हमारा टॉपिक तो शक्ति ही है। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है अभी तक, शक्ति ही चल रहा है, लेकिन शक्ति के अंदर आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यांत्रिक शक्ति। कौन सी शक्ति, यांत्रिक शक्ति, यानी कि मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर क्या होती है, तो मैकेनिक्स समझना पड़ेगा। यहाँ पे मशीनें क्या होती है उनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दूंगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी वैद्युतिक शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था श्रेणी और समांतर में टोटल पावर PT ज्ञात करने का फॉर्मूला जो था P1 प्लस में P2 प्लस में P3, और ये इसी प्रकार से तब तक चलता रहेगा जब तक सभी घटकों की पृथक पृथक शक्ति को आप आपस में जोड़ नहीं देते हो। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होगी भी आपको, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक और फॉर्मूला काम में आता है, जब आपके सभी प्रतिरोध समान मान के हो, जितने भी प्रतिरोधक आपने जोड़े हैं, यदि उनकी वाटेज समान है, जितने भी घटक लगाए हैं यदि उनकी वाटेज क्या है, समान है, तो PT बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू N के। P इंटू N के, सेम वही बात है, श्रेणी में R इंटू N था, यहाँ पे P इंटू N हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो। मान लेते हैं कि 10-10 वाट के 50 लैंप हैं, श्रेणी में जुड़े हो चाहे समांतर में जुड़े हो, जो भी शक्ति ले रहे हो आपकी, तो आपको करना क्या है, P इंटू N यानी कि 10 इंटू N उसकी संख्या यानी कि 50। तो इस प्रकार से, तो P है एक घटक की शक्ति और N है घटकों की संख्या। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले सेम ही है, एक जैसे ही हैं सारे, बस क्या चेंज हो रहे हैं, ABCD के अक्षर ही तो चेंज हो रहे हैं। कहीं पे हमने V लिखा, कहीं I लिखा, कहीं R लिखा, कहीं P लिख देंगे, और आगे भी कोई और चीजें आएंगी तो उनको भी लिखते रहेंगे भी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल पावर के बारे में। यांत्रिक शक्ति आपका टॉपिक है, और यांत्रिक शक्ति को मैकेनिकल पावर इंग्लिश में कहा जाता है। अब ये यांत्रिक शक्ति या मैकेनिकल पावर है क्या चीज, तो सबसे पहले इसके लिए मैं यांत्रिक शब्द से एक नाम उठाना पड़ेगा, यंत्र। क्या उठाना पड़ेगा, यंत्र, ठीक है ना।
यंत्र को इंग्लिश में मशीन भी कहते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको पता ही नहीं होगा कि यांत्रिक शक्ति क्या है, यांत्रिक शक्ति कब पता लगेगी, जब आपको पता लगेगा कि यंत्र यानी कि मशीन क्या चीज है। तो क्या चीज होती है मशीन भाई? आपने एक फिल्म देखी होगी, नाम था 3 इडियट, और उसके अंदर आमिर खान ने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया था, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी थी मशीन की। कुछ और लोगों ने भी मशीन की, कुछ तो क्या एक चतुर और था उसने भी डेफिनेशन दी थी मशीन की। वो वास्तविक डेफिनेशन थी, लेकिन एक आम आदमी के समझ में आ जाए ऐसी डेफिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में आमिर खान ने दी थी। तो क्या कहा था मशीन के बारे में आमिर खान ने कि हर वो युक्ति, हर वो चीज जो हमारे काम को क्या बनाती है, आसान बनाती है, इजी कर देती है, मुश्किलें आसान कर देती है, उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? मशीन के नाम से। और वैसे देखा जाए तो मशीन की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, मैकेनिक्स के अंदर यदि पढ़ोगे आप लोग वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं है। तो हर वो चीज जो हमारे काम को आसान बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। अब आपकी आईटीआई के अंदर एक बुक थी कार्यशाला गणना व विज्ञान, और उसके अंदर एक टॉपिक था साधारण मशीनें। क्या था? साधारण मशीनें। तो बहुत सी मशीनें ऐसी हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हमारे घर में, दुनिया जान की मशीनें हैं। आपके पंखे, कूलर इन सबको छोड़ दो, वो तो अलग टाइप की आ गई, वो तो अलग प्रकार आ गए, लेकिन बहुत सारी साधारण मशीनें हम प्रतिदिन लगभग यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना। आप मान लेते हैं कि किसी गाड़ी के अंदर आपने सामान चढ़ाना है, तो आप एक टेढ़ा सा यूं फट्टा लगाते हो, और कोई बड़ी सारी चीज है इसके ऊपर धक्का लगा के हम इसके ऊपर आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है? भी मशीन है। आपके घर में कैंची होगी कपड़ा काटने वाली, वो भी एक तरह से क्या है? मशीन है। नींबू निचोड़ने वाला वो होगा, ठीक है ना, वो भी एक तरह से क्या है? मशीन। तो दुनिया जान के उदाहरण घर में बड़े भरे पड़े हैं। दरवाजा हम खोलते हैं तो दरवाजों के अंदर वो कब्जे लगे हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है? भी मशीन है। दुकानों पे शटर लगे हैं ऊपर नीचे करने के लिए, तो वो भी एक तरह से मशीन। तो हर जगह क्या प्रयुक्त की गई है? भी मशीनें प्रयुक्त की गई है। और इन मशीनों को 2 भागों में बांट दिया, एक है साधारण मशीनें और एक है यांत्रिक मशीनें। साधारण मशीनें नॉर्मली वही है, जैसे ये फटा लगा दिया। एक आपने वो पार्क के अंदर एक गेम सा होता है, इस प्रकार से एक टैग लगा होता है, सी सॉ बोलते हैं जिसको, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, एक व्यक्ति यहाँ। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से मशीन है। इस टैग को अलग अलग जगह प्रयोग करके तरह तरह की मशीनें बना सकते हैं। कुएं में से पानी निकालने के लिए एक लकड़ी की डंडे पर पुली लगाई जाती है, जिससे बाल्टी को आसानी से खींचा जा सकता है, तो वो भी क्या है? मशीन है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं साधारण मशीनें। क्या बोलते हैं? साधारण। नॉर्मली है ये, इनके अंदर ज्यादा कोई यंत्रावलियां जुड़ी नहीं होती है। और जिनके मशीनों के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिन मशीनों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े हिस्से होते हैं, और सारे आपस में जुड़कर, ठीक है ना, सारे आपस में जुड़कर किसी कार्य को संपादित करने में मदद करते हैं, उसको बोलते हैं यांत्रिक मशीन। क्या बोलते हैं? यांत्रिक मशीन। साधारण मशीन से बहुत अलग है यांत्रिक मशीन। यांत्रिक मशीन में है क्या कि बहुत सारे कल पुर्जे मिलकर एक ही कार्य को संपादित करने के लिए जब बल उत्पन्न करें, किसी भी विधि से वो बल उत्पन्न करवाया जा सकता है, उस युक्ति को हम भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से किस नाम से जानते हैं? मशीन के। बहुत ही सरल सी परिभाषा आपके लिए मैं लेके आया हूं भी। तो बहुत सारी यंत्रावलियां जुड़कर यदि एक ही कार्य को संपादित करने के लिए प्रयास करें, तो उस युक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? मशीन के नाम से। अब मशीन साधारण और यांत्रिक ये तो हो ही गई, लेकिन यांत्रिक मशीनों में यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुछ अन्य ऊर्जाएं भी चाहिए। तो इससे मशीन की और बहुत सारे प्रकार निकल के सामने आते हैं, लेकिन हमने इन सभी प्रकारों की ओर नहीं जाना। हमने सिर्फ 2 प्रकार की यंत्रावलियां, यंत्र या मशीन का अध्ययन करना है। एक आपकी होगी वैद्युतिक मशीन और दूसरी आपकी होगी यांत्रिक मशीन। बस यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी लेवल के हमारे प्रश्न आते हैं। पढ़ने को बहुत कुछ है इसके अंदर, ध्यान रखना। आईटीआई की ट्रेड जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल है, उस प्रकार से मैकेनिकल भी है, और मैकेनिकल के भी कई सारे और पार्ट्स भी हैं। कोई 1 साल की है, कोई 2 साल की है। सारा ज्ञान लेना तो उस ट्रेड के अंदर जाना पड़ेगा। अपने इलेक्ट्रिकल तक सीमित रहेंगे। इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सभी को होनी चाहिए, ठीक है ना, पता भी होना चाहिए। यदि पूछ ले बताइए मशीन के वजह से, जवाब कौन दे पाओगा, लेकिन अब शायद देने में सक्षम हो। तो मशीन से जो शक्ति उत्पन्न होती है, एक यांत्रिक मशीन से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? यांत्रिक शक्ति के नाम से। अब यांत्रिक शक्ति क्या चीज है? तो ये आपकी आज की हेडिंग हो गई है। अब इसके अंदर आपने लिखना क्या है? तो लिखो किसी यंत्र या मशीन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। किसी यंत्र या मशीन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति उस यंत्र या मशीन की यांत्रिक शक्ति कहलाती है। यांत्रिक शक्ति का जो मात्रक है बहुत ही रोचक है, उसको बोलते हैं अश्व शक्ति। यांत्रिक शक्ति की जो इकाई है क्या है भी? अश्व शक्ति। हॉर्स पावर, शॉर्ट में लिखा जाता है इसको एचपी से, हॉर्स
पावर। हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़े की ताकत, इसको मेजरमेंट की गई है, शक्ति का प्रतीक माना गया किसको? घोड़े को। घोड़े में बहुत ताकत है, क्योंकि देखो जब ये शक्ति वगैरह की डेफिनेशन परिभाषाएं जब जूल ने दी थी, किसने दी थी? जूल ने। जब ये डेफिनेशन हमें प्रदान की थी उस समय इलेक्ट्रिसिटी और ऐसी कोई ज्यादा मशीनों का आविष्कार, कार कुर मोटरसाइकिल वगैरह उस समय यूं नहीं भागते थे, ध्यान रखना। हाँ, प्रायोगिक रूप से छोटी मोटी मशीनों का निर्माण हुआ। आने जाने के लिए माध्यम क्या था? घोड़ा ही था। लोगों को कैसे समझ में आएगा? देखो आपको पढ़ा सारे सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में चीजें डालने के लिए चीजों को सरल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पढ़ाने के लिए हाई लेवल की थ्योरी भी यूज की जा सकती है, सामान्य चीजें भी। तो जूल ने भी यही किया। आम आदमी को समझ में नहीं आया एचपी क्या चीज, यांत्रिक शक्ति क्या चीज, तो उसने क्या लिया? उसने लिया घोड़ा। क्या लिया? घोड़ा। और एक घोड़े की ताकत से लोगों को बता दिया कि जी ये होती है यांत्रिक शक्ति, एचपी, ठीक है ना। एचपी हॉर्स पावर, घोड़े में जितनी ताकत है उसको डिफाइन कर दिया, लेकिन डेफिनेशन में कुछ चीजें उसने ऐड की, वो भी हम देखेंगे। तो ये थी आपकी यांत्रिक शक्ति। किसी यंत्र या मशीन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति क्या कहलाती है? भी यांत्रिक शक्ति कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है अश्व शक्ति, यानी कि एचपी, यानी कि हॉर्स पावर। अब ये जो एचपी या अश्व शक्ति है, ये किसी मशीन में 3 भागों में डिवाइड होती है। अभी किसी भी मशीन की जो हॉर्स पावर है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। उस 3 भागों में डिवाइड को बोलते हैं, एक को बोलते हैं IHP, दूसरे को बोलते हैं BHP और तीसरे को बोलते हैं FHP। IHP, BHP और FHP। IHP को बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। BHP को बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर और FHP को बोलते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो ये 3 प्रकार की आपकी यांत्रिक शक्ति डिवाइड होती है। एक IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, दूसरा BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर, तीसरा FHP यानी कि फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। अब ये जो शक्ति है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये तीनों है क्या? तो इनको लिखने का भी एक तरीका है, ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसको और यदि अच्छी तरह से समझना है तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। IHP किसी भी मशीन द्वारा कुल उत्पन्न की गई शक्ति है। तो कुल उत्पन्न शक्ति कौन सी होती है? अभी IHP। IHP वो शक्ति है जो मशीन सबसे ज्यादा रूप से पैदा करती है, यही मैक्सिमम पावर भी आप कह सकते हो। क्या होती है वो बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। BHP ब्रेक हॉर्स पावर, ये वो शक्ति है जिससे कार्य होते हैं। तो कार्य करने के लिए उपलब्ध शक्ति कौन सी होती है? BHP। और FHP होती है घर्षण में नष्ट हुई, फ्रिक्शनल लॉस होते हैं यांत्रिक मशीनों के अंदर, तो ये होती है घर्षण में नष्ट शक्ति। तो 3 तरह से शक्ति डिवाइड हो जाती है, उत्पन्न होती है क्या? भी IHP, ठीक है। IHP हमें कभी भी पूर्ण रूप से नहीं मिलती, क्योंकि इसका एक भाग नष्ट हो जाता है घर्षण जनित क्षतियों में, और हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? BHP। छोटा सा उदाहरण है आपका, बहुत ही आसान है। आपने ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे, सभी ने ट्रैक्टर देखे। ट्रैक्टर बाजार में जब खरीदने जाते हो तो ये आते हैं HP में। किस में आते हैं? HP में आते हैं। कोई 30 HP का होगा, कोई 45 का होगा, कोई 50 का होगा, इस प्रकार से अलग अलग इनकी क्षमता होती है। तो ये HP में आते हैं। अब ये जो 30, 40, 45 HP, ये क्या चीज है? ये उस पे जो लिखी हुई शक्ति है, ये माना कि ये ताकत है उसकी, ये सब HP में हॉर्स पावर में ये उसकी ताकत को दिखाते हैं कि जिसमें 30 घोड़ों की ताकत है, इसमें 45 की है, उसमें 50 की है। लेकिन ये चीज क्या है? अब इसको डिफाइन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखो मैंने कहा चीजों को आम आदमी के लिए आसान बनाना। सभी ने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, सभी ने ITI, BTech, पॉलिटेक्निक या ये डिग्रियां या इतनी नॉलेज सभी को नहीं है। ट्रैक्टर लेने वाला जो एक किसान है, ठीक है ना, वो हो सकता है कि शायद इतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन हाँ ट्रैक्टर पता है कि जितने HP का लेना है अपने को, अपना काम हो जाएगा, ये उसने अपने अनुभवों से सीख लिया है। अब ये 30 HP यदि कोई मान लो ट्रैक्टर बेचने वाला एक अनपढ़ आदमी को सिखा रहा है कि जी ये 30 HP का ट्रैक्टर है, कितने HP का है? 30 HP का ट्रैक्टर है। जब इसमें डीजल डाल के चलाते हो तो पैदा तो ये 35 HP करता है, पैदा तो ये 35 हॉर्स पावर करता है, मिलती है आपको 30 हॉर्स पावर है, तो वो तो चिंगड़ जाएगा बैठे हो।
अगर कोई अनपढ़ डैन बैठे अभी ने कहा 30 आपको मिलेगी और 35 ये पैदा करता है, भाई 5 की गई पीसा तो तू पूरा ले ला रहे भाई, मन तो 35 की 35 चाहिए। तो यहां समझाने में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए आम आदमी के लिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट रख दिया कि जितनी भी मशीनें आप लोग देखते हो, चाहे कोई भी मशीन है, चाहे वो वैद्युतिक है, यांत्रिक है, पंखा, कूलर, मोटर, जो भी ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारी की सारी जो मशीनें आप देख रहे हो, इन सब पर जो अंकित शक्ति होती है, कौन सी शक्ति? अंकित शक्ति, चाहे वो यांत्रिक हो चाहे वैद्युतिक हो, अंकित शक्ति हमेशा कौन सी होती है? BHP होती है, जिसके हमारे कार्य संपादित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कार्य संपादित होते हैं। हर मशीन पर अंकित की गई शक्ति कौन सी शक्ति को दर्शाती है? BHP को। IHP नहीं होती, FHP नहीं होती, इन दोनों के अंतर को हर मशीन के ऊपर डाटा प्लेट के ऊपर लिखा होता है, ध्यान रखना। आप कोई भी मोटर लेके आते हो, आप कहते हो जी 1 HP की मोटर लेके आए हैं, कितने HP की? 1 HP की। तो 1 HP उसकी आउटपुट है, ये क्या है उसकी? ये उसकी आउटपुट होती है, इनपुट नहीं है ये उसकी इनपुट नहीं है। फिर उसके पास में यदि देखोगे तो परसेंटेज में कुछ चीज लिखी होगी, वो होगी उसकी एफिशिएंसी, और वहां से पता लगेगी ये इनपुट में कितनी ले रही है। तो यहां आगे जब टॉपिक आएगा तो आउटपुट इनपुट का भी खेल समझाऊंगा। फिलहाल के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति पढ़ने के लिए हमें यंत्र या मशीन के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। फिर बात की हमने यांत्रिक मशीनों की, मैकेनिकल मशीन जो होती है उनके अंदर उत्पन्न शक्ति को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तीनों भागों में सबसे ज्यादा IHP, फिर BHP और फिर FHP। अब ये क्या चीज है, तो मैंने एक बार इसको बता दिया। एक दूसरा उदाहरण और लेता हूं कि ये IHP उत्पन्न कैसे हुई। तो हम इसके लिए एक सरल सा उदाहरण लेते हैं इंजन का। किसका भी? कोई भी इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, कोई भी इंजन हो सकता है। उदाहरण लिया हमने इंजन का। एक इंजन है, इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है, भी रिंग पिस्टन वगैरह जो आपने पढ़े होंगे नाम। पिस्टन जो होता है उसके नीचे क्रैंकशाफ्ट वगैरह और बहुत सारी चीजें लगी होती है, ठीक है। अब ये पिस्टन जो होता है इसके ऊपर हेड होता है, भी एक पिस्टन के ऊपर क्या होता है? हेड के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं, एयर वाल्व लगे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें लगी होती है। अब जैसे ही जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल कुछ भी है, वो यहां आएगा तो यहां पर अलग अलग इंजनों में अलग अलग सिस्टम होता है। देखो अब अगर इंजन पढ़ाने लगूंगा तो फिर इंजन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आपको बताना पड़ेगा पेट्रोल इंजन के बारे में, डीजल इंजन के बारे में, कैसे ये काम करते हैं। तो इतनी नहीं देखना, एक बार मोटे मोटे रूप से देख लो। जैसे ही फ्यूल आया तो कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि इस फ्यूल में आग लग जाती है, चाहे वो कंप्रेशन से लगे, दबाव से लगे, चाहे वो स्पार्क प्लग से लगे। पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग से, डीजल इंजन में कंप्रेशन से। अब जैसे ये फ्यूल जलेगा, फ्यूल में क्या लगेगी? भी आग लगेगी। जगह बहुत ही कम है, जैसे आग लगेगी विस्फोट होगा, विस्फोट से उत्पन्न होगी एक शक्ति। जैसे ही ये फ्यूल यहां इस जगह है पिस्टन के हेड के ऊपर आके जलेगा तो इसमें धमाका, आग लगने से, प्रेशराइज होने से, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, 2-3 तरीके होते हैं इसके। तो इसको यहां पे जलाया तो जैसे ही विस्फोट हुआ तो इंजन पर एक प्रेशर आरोपित हुआ, इंजन के पिस्टन पर एक प्रेशर आरोपित होता है और पिस्टन अपनी मूल स्थिति यहां से खिसक कर कहा जाता है भी नीचे। और अब ये नीचे गया तो मोशन इस प्रकार का होता है, अंदर यंत्रावली इस प्रकार की लगी होती है कि यदि ये एक बारी मोशन नीचे की ओर ले रहा है तो नेक्स्ट मोशन इसका अपने आप ही कहां होगा? अभी ऊपर की ओर होगा। ये हमें बताया था न्यूटन भाई साहब ने। किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब। गति के कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखना। गति के कुछ नियम, न्यूटन की गति के कितने नियम थे? 3 नियम थे। उन तीनों नियमों में से एक नियम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और उसी के कारण ये जो पिस्टन है जो नीचे गया वो एक बार वापस क्या आता है? ऊपर, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर IHP कहाँ है? यहाँ पर IHP कहाँ है? ईंधन के जलने से, एक तरह से यदि बात की जाए इस मशीन की, इंजन की, ईंधन के जलने से जो अधिकतम ताकत उत्पन्न हुई, जो धक्का लगा पिस्टन को एकदम से, वो आपकी शक्ति कौन सी होती है? भी ये वो आपकी शक्ति होती है पहली, जिसे हम बोलते हैं IHP। इस शक्ति को क्या कहा जाता है? IHP। ये IHP है जो सबसे ज्यादा रूप से पैदा हुई। अब पिस्टन नीचे गया, कनेक्टिंग रॉड इसके साथ लगी होती है, उसके ऊपर बल लगा, वो घूमी। यहाँ पर बहुत सारी गरारियां लगी होती है, ऐसे करते करते बैरिंग बोरिंग लगा के क्रैंक शाफ्ट तक जब वो पहुंचती है, जब वो ताकत घूम के क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है तो यहाँ से, यहाँ इन पिस्टन और स्लीव के बीच में, यहाँ जो कनेक्टिंग रॉड है बैरिंग के बीच में, इस प्रकार से घर्षण चलता ही रहता है। लास्ट में जब ये ताकत क्रैंक तक पहुंचती है, क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है, तो घर्षण का मान बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इन सब घर्षणों को कम करने के लिए इंजन में इस पार्ट के अंदर या सारे पार्ट के अंदर क्या भरते हैं? फ्रिक्शनल ऑयल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ऑयल, लुब्रिकेंट, याद होगा, देखा होगा आपने, ठीक है ना। इसके अंदर ऑयल भरा जाता है, ऑयल से घर्षण को कम किया जाता है। अब यहां से घर्षण होना शुरू हो गया, जैसे ही IHP उत्पन्न घर्षण होना शुरू हुआ, पिस्टन नीचे गया, आसपास की स्लीव से थोड़ा बहुत घर्षण किया, घर्षण होना शुरू किया, तो जैसे ही घर्षण होना शुरू होता है एक शक्ति नष्ट होने लगती है, उसको बोलते हैं क्या? FHP, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। और जब आउटपुट की बात आती है,
किसकी बात? आउटपुट की। क्रैंकशाफ्ट जब मेन आपकी रोटेटिंग शाफ्ट को घुमाने का प्रयास करती है तो आउटपुट आती है, तो उसके रास्ते में बहुत सारे घर्षण हो जाते हैं और इस शक्ति का एक पार्ट एफएचपी के रूप में, आईएचपी का एक हिस्सा एफएचपी के रूप में नष्ट हो जाता है और हमें जो आउटपुट में बाहर मिलती है ये क्या मिलती है अभी? ये मिलती है बीएचपी। क्या मिलती है? बीएचपी। तो मैक्सिमम पावर जो जनरेट हुई ईंधन के जलने से, यदि एक इंजन की बात की जाए तो वो आईएचपी है। इंजन के बहुत सारे यंत्रावलियां, पार्ट वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह, उन सब के अंदर होने वाले घर्षण से नष्ट हुई शक्ति का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? एफएचपी। और जब वो नष्ट होने के बाद जो बच गया, जिससे हमारे कार्य होते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां चलती है, जिससे हमारी मशीनें काम करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बीएचपी के नाम से जानते हैं। तो ये थी आपकी शक्ति, किस प्रकार से आईएचपी, एफएचपी और बीएचपी डिवाइड होती है। अब इन तीनों शक्तियों के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है वो देख लो भी। वैसे तो शायद समझ में आ गया होगा कि जो आईएचपी है ये हमेशा बराबर होती है बीएचपी प्लस में एफएचपी के। आईएचपी बराबर होती है बीएचपी और एफएचपी के योग के। यदि आपसे पूछ ले कि जी बीएचपी क्या है, तो पक्षांतरण वज्रगुण आपको आने चाहिए। ये बराबर है आईएचपी में से क्या घटा दो भी? एफएचपी घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? बीएचपी मिल जाएगी। तो ये इनमें एक छोटा सा रिलेशन है। वैसे तो ये बातें थोड़ी बहुत है, ज्यादा इन पे गौर नहीं करना आपने। मेन मुद्दा क्या था? मेन था हमें वैद्युतिक और यांत्रिक शक्ति का संबंध देखना था। लेकिन जब तक आपको यंत्र या मशीन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप यांत्रिक शक्ति नहीं समझ पाओगे। यांत्रिक शक्ति नहीं समझ पाओगे तो एचपी नहीं समझ पाओगे। एचपी नहीं समझ पाओगे तो एचपी और वाट में रिलेशन कैसे समझ पाओगे? तो ये रिश्तेदारियां समझने के लिए, लंबी रिश्तेदारी अगर आपको समझनी है तो कड़ियां जोड़नी पड़ती है। तो वो कड़ियां अब शायद जुड़ चुकी है। अब हम आगे पढ़ सकते हैं कि यांत्रिक शक्ति जो एचपी थी, वास्तव में एचपी है क्या, कैसे मेजरमेंट होती है, कैसे निकाला, किसने निकाला? तो हेडिंग लगा लो 1 HP 1 हॉर्स पावर, यानी कि 1 HP की परिभाषा अब हमें लिखनी है। ये परिभाषा दी थी हमें जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने। जूल ने बताया था कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में। तो शक्ति की डेफिनेशन जो जूल ने दी थी वो क्या थी? तो लिखो भी सभी लोग, लिखो 75 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 1 सेकंड समय में, कितने समय में? 1 सेकंड समय में 1 मीटर, कितने मीटर? 1 मीटर तक विस्थापित करने में प्रयुक्त की गई शक्ति। 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 1 सेकंड समय में 1 मीटर तक विस्थापित करने में प्रयुक्त की गई शक्ति क्या कहलाती है भी? अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर कहलाती है। तो ये चीज है भी। अब ये क्या है तो देख लेते हैं। पहले तो इसके उदाहरण देखेंगे भी। उदाहरण देखने के लिए बहुत ही सरल है। देखो, हॉर्स पावर तो घोड़े से एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो किया क्या गया? ये एक खंबा है, ठीक है ना, ये एक पिलर है और इस पिलर के ऊपर एक पॉइंट बनाया गया और यहां पर एक पुली लगा दी गई भी। यहां क्या लगाई? पुली लगाई। और इस पुली के ऊपर से एक रस्सी बांधी गई इस प्रकार से। इस पुली के ऊपर से क्या बांधी गई? रस्सी। और यहां जमीन पर एक वजन रखा गया, एक बार एक वजन रख दिया। ये जो वजन था ये था 75 केजी। कितने केजी? 75 किलोग्राम था। और ये जो रस्सी का दूसरा सिरा था, ये रस्सी का जो दूसरा सिरा था, ये मान लेते हैं एक घोड़ा लिया। अब बनेगा तो भी ऐसा ही मेरे से, तो ठीक है ना। ये हमारा घोड़ा है, इस घोड़े के साथ क्या कर दिया अभी? बांध दिया। वैसे तो घोड़े की 4 टांगे होती है, दिखती 2 ही है। एक बार साइड से चलो 4 दिखा देते हैं। तो एक हमने क्या लिया अभी? घोड़ा। ये घोड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन मान लो, माना कि ये घोड़ा है, तो हमने क्या लिया? घोड़ा लिया। और रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े के साथ एक आदमी पकड़ के बैठ के जो भी किया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, करना क्या है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को, कितने किलोग्राम? 75 किलोग्राम की एक द्रव्यमान की एक वस्तु को अब घोड़े के पीछे मारा डंडा एक, और इसको 1 सेकंड के लिए चलाया कि चल भाई, तो घोड़ा चला, ठीक है। घोड़ा यहां से यहां तक विस्थापित हुआ 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो वस्तु थी ये भी यहां से यहां तक आ गई भी। वस्तु का जो नया था वो जगह, वो क्या आ गई? वो ये जगह आ गई। वस्तु भी अपने स्थान से कितने मीटर विस्थापित होगी भी? 1 मीटर,
ठीक है ना। यहां एक एचपी की डेफिनेशन आएगी कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को कितनी देर में 1 सेकंड समय में 1 मीटर विस्थापित। अब एक बात और ध्यान रख लो, कईयों के दिमाग में विस्थापन जी यूं ही होता है, इस तरफ ही होता है, ये चीज पड़ी है इसको धक्का मारा, ये विस्थापन है। विस्थापन कहीं भी हो सकता है, इस तरफ भी विस्थापन है, इस तरफ विस्थापन है, ऊपर लेके जाओगे तो भी क्या है विस्थापन, किसी चीज को जमीन के नीचे से खींचोगे तो भी क्या है वो विस्थापन। ये अपने स्थान को छोड़ दे, जहां पड़ी है उससे थोड़ी अलग हो जाए वो विस्थापन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 75 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 1 सेकंड समय में, घोड़े को 1 सेकंड के लिए चलाया, इतना कम चलाना संभव नहीं है, इसके आगे और ही बताऊंगा क्या हुआ था, मैं पास में खड़ा था झूल के, तो घोड़ों में ही चलाओ जिया। तो ये कहने का मतलब है जैसे ही 1 सेकंड के लिए घोड़े को चलाया तो ये 75 किलोग्राम की वस्तु जो थी वो 1 मीटर तक, यहां से यहां तक कितने मीटर भी 1 मीटर तक ये विस्थापित होगी। जैसे 1 मीटर तक विस्थापित हुई तो जूल साहब ने डेफिनेशन दे दी कि इतनी शक्ति जो है वो 1 एचपी के तुल्य होती है। और घोड़े से ये काम जब किया गया, घोड़ा यानी कि अश्व, तो नाम दे दिया अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। ये काम यदि गधे से करते तो सोचो डंकी पावर, क्या होता डंकी पावर, ठीक है। भैंसे से करते तो भैंसा पावर लिख देते, ठीक है ना। कोई भी और जानवर लेता तो उसकी पावर जोड़ देते, आगे उसका नाम आ जाता, पीछे पावर आ जाती। तो ये चीज थी, घोड़ा यूज किया, बढ़िया बात है, अच्छा खासा नाम मिल गया। गधा गुदाम तो बेइज्जती नहीं होती। तो ये चीज है, भी समझ गए कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे तो इसका और एक परिभाषा है, पहले इसको देख लेते हैं भी। अब जो आपकी यांत्रिक शक्ति है उसको मैं MP मैकेनिकल पावर से लिखता हूं, अब जो आपकी 1 एचपी है, ये 1 एचपी बनी क्या, तो 1 एचपी आपकी बनी भी 75 किलोग्राम की वस्तु, 1 मीटर का विस्थापन कितनी देर में 1 सेकंड में। देखो पावर की जो डेफिनेशन होती है, P बराबर होता है W बटा में T, कार्य बटा में समय, कार्य बराबर होता है F इंटू एस, कार्य बराबर है F इंटू एस बटा में T, यही तो होता है ना। F ये रहा भी 75 किलोग्राम का, समय कितना है 1 सेकंड, विस्थापन कितना है 1 मीटर है, और टाइम कितना है 1 सेकंड। तो 1 एचपी बराबर निकल के आई 75 kg मीटर प्रति सेकंड के। तो 1 एचपी 75 kg मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी भी? जूल ने। और ये शक्ति की ओरिजिनल परिभाषा है, ये 1 एचपी का मान है। जिस प्रकार से 1 एम्पियर कि किसी बिंदु से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, 1 एम्पियर किसी बिंदु पर किसी 1 ओम के प्रतिरोध में से 1 एम्पियर की धारा जा रही है तो 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। तो सेम उसी प्रकार से इकाई मान जब हमें पता लग जाता है तो हम अनंत मान निकाल सकते हैं। अब वास्तव में क्या हुआ, ये तो एक तरह से गप होगी, 1 सेकंड के लिए घोड़ा चल नहीं सकता। तो इसके लिए एक और है कि यदि 4500 किलोग्राम, कितने किलोग्राम 4500 किलोग्राम की एक वस्तु को, ये तो हो सकता है 4500 किलोग्राम की एक वस्तु को यदि 1 मीटर तक, कितने मीटर तक 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए और कितनी देर में भी 1 मिनट में, ये 1 मीटर है, 4500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया गया। कितनी देर में विस्थापित हुई? 1 मिनट में। घोड़ा 1 मिनट तो चल सकता है ना, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि वजन ज्यादा है, ज्यादा तेज नहीं चल पाएगा, एकदम से नहीं उठा पाएगा। घोड़ा ही है, कोई रेल का इंजन थोड़ी है कि पिकअप होता है, स्टार्ट होता है, वो चक्के मारे हो, तो आराम से, ठीक है ना। तो 45 किलोग्राम की वस्तु को 1 मिनट समय में 60 सेकंड के अंदर 1 मीटर तक यदि विस्थापित कर दें तो ये भी किसके तुल्य होती है? 1 एचपी के तुल्य होती है। देखो 4500 kg मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। ये भी 1 एचपी के तुल्य कैसे है? 4500 तो है ही, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल था वो तो था आपका 75 kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मिनट आ गया, मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। 60 का भाग जब 4500 में लगाओगे तो 75 ही आएगा। कितना आएगा? 75 ही आएगा। इसको जब सॉल्व किया तो ये वापस 75 kg मीटर प्रति सेकंड के तुल्य ही होती है। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हो सकता है जूल ने प्रैक्टिकल किया हो, जूल ने जो बातें बताई थी वो सारी हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है, हम कोई भी अपना सकते हैं। तो यहाँ 1 एचपी की डेफिनेशन आपको पता लगी। अब जूल से जब अलग चले, कोई और देश में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, वहां पे इकाइयां अलग अलग थी। अब जूल ने जो इकाई यूज की वो थी kg मीटर प्रति सेकंड। अब कई देश कहते थे जी हम तो किलोग्राम में चीजें नहीं तोलते, हम तो किलोग्राम यूज ही नहीं करते, हम तो मीटर यूज ही नहीं करते, सेकंड मजबूरी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में समय का अंतरराष्ट्रीय है या MKS या FPS प्रणाली, सब प्रणालियों में समय का मात्रक सेकंड है। लेकिन जो kg है,
कई जगह पर केजी द्रव्यमान की इकाई नहीं है और मीटर जो है वो दूरी या लेंथ की इकाई नहीं है। भी समझ में आ रही ना बात। अब केजी की जगह कई जगह एलबी यानी कि पौंड प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं? पौंड। और मीटर की जगह कई लोग फुट यानी कि एफटी यूज करते हैं। तो फुट पौंड भी एक इकाई हो सकती है केजी मीटर की तरह। अब जब ये एफपीएस प्रणाली आई आपकी, ठीक है ना, फुट पाउंड सिस्टम जब आया तो उस प्रणाली के अंतर्गत इस एचपी को तुलनात्मक रूप से देखा गया, तब भी डेफिनेशन ऐसी की ऐसी निकल के आई, लेकिन कुछ आंकड़े बदल गए। वो आंकड़े क्या थे? अब ध्यान से देखना भी। अब ध्यान से क्या देखना है? 1 एचपी। ये जितनी भी बातें लिख रहा हूं ये सारे किसके बारे में है? 1 हॉर्स पावर के बारे में है, 1 एचपी के बारे में है। अब ये 1 एचपी क्या होती है तो ध्यान से देख लेना भी। ये 1 एचपी बराबर होती है 75 केजी मीटर प्रति सेकंड के। ये बराबर होती है 4500 केजी मीटर प्रति, यहां मैं मिनट लिख रहा हूं क्योंकि एम से कई जने कंफ्यूज हो जाएंगे मिनट के, ठीक है। या बराबर होती है 550, पूरा हिंदी में लिख देता हूं, फुट पाउंड प्रति सेकंड। इसको अगर इस तरह से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 550 एफटी एलबी पर सेकंड। एलबी पौंड को और एफटी फुट से लिखा जाता है अभी। तो ये सारे ही किसके तुल्य है? ये 1 एचपी के तुल्य है। ये सारे के सारे किसके तुल्य है? ये 1 हॉर्स पावर के तुल्य होते हैं भी। अब ये 550 फुट पाउंड कैसे तुल्य है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 ग्राम, सॉरी किलोग्राम के, केजी के, कोई दिक्कत। और 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर के। समझ गए कि 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 किलोग्राम के और 1 फुट बराबर है 0.3048 मीटर के, ठीक है ना। ये चीजें हमें पता है। तो यानी कि फुट और पाउंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे थोड़ा सा आंकड़े में डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारी मैट्रिक इकाइयां और एसआई इकाइयां और ब्रिटिश इकाइयों के अंदर थोड़ा सा मामूली सा 1-आधे किलोग्राम का फर्क है, वो आगे देख लेंगे। तो 550 आपका क्या है भाई? ये क्या चीज है? ये है फुट को बदलना है किसमें? मीटर में। तो इंटू 0.3048, फुट को तो बदल दिया मीटर में, अब इसमें पौंड भी शामिल है, ठीक है ना। पौंड को बदलना है किलोग्राम में, तो 0.453 ये आपको करना पड़ेगा। इतना जब इसको हल करोगे, जब इस चीज को हल करोगे तो ये निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट 76 केजी मीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है ना। अब कई कहेंगे जी ये 75 की बजाय 76 क्यों आ गया? तो ध्यान रखना, जो ब्रिटिश इकाई यानी कि जो एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस MKS, ये नाम सुने होंगे आपने। एफपीएस सिस्टम की जो इकाइयां हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है MKS या SI सिस्टम से। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे कि हम मानते हैं 1 टन वजन का है, एसी वाला नहीं है, एयर कंडीशनर वाला 1 टन नहीं है। 1 टन MKS प्रणाली में, MKS प्रणाली के अंदर 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। लेकिन यही यदि 1 टन एफपीएस प्रणाली यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में लेके आएंगे तो ये मानते हैं 1016 किलोग्राम। तो ये जो एक्स्ट्रा ये जो आ रहा है, ठीक है ना, देखो ये इकाइयों का फर्क है, ये मैंने नहीं बनाई है, इकाइयां लंबे समय से चलती आ रही है। वो फुट को मानते आ रहे थे और तो उसी के आधार पर इकाइयों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसी ने 75 को किस में बदल दिया? 76 में बदल दिया। यदि आपका जूल एफपीएस इकाइयों से करता तो 1 एचपी की डेफिनेशन में 75 नहीं होता, कितना होता? 76 होता। और यदि यही बात आपको एफपीएस सिस्टम लागू वाले देशों में, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर यदि पढ़ाया जा रहा होगा आपको, वहां के टीचर 75 नहीं बताते, कितना बता रहे होंगे आपको? 76 वहां के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब वो तुलना कर रहे होंगे आपकी
किससे? अन्य देशों की इकाइयों से, एमके से, एसआई सिस्टम से, तब वो 75 ही लिखेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एसआई सिस्टम में 1 केजी के अंदर 75 केजी, 1 एचपी 75 केजी मीटर प्रति सेकंड के तुल्य माना गया है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा जो एक का डिफरेंस है ये आगे हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी सामने आएगा, जब हम तुलना करेंगे वैद्युतिक शक्ति की किसके साथ भी? यांत्रिक शक्ति की। नेक्स्ट आपका टॉपिक लगा लो यांत्रिक एवं वैद्युतिक शक्ति की इकाइयों में संबंध। यांत्रिक एवं वैद्युतिक शक्ति की इकाइयों में संबंध, रिलेशन देखना है, यांत्रिक और वैद्युतिक शक्ति की इकाई में क्या संबंध है। तो यांत्रिक शक्ति की जो इकाई थी वो थी एचपी, क्या थी भी? एचपी। और वैद्युतिक शक्ति की जो इकाई है वो है भी वाट, क्या है? वाट, जेम्स वाट, ठीक है ना। तो एचपी और वाट क्या एक दूसरे के बराबर है क्या? क्या 1 एचपी की यांत्रिक शक्ति 1 वाट की वैद्युतिक शक्ति के बराबर होती है क्या? क्या 1 एचपी की यांत्रिक शक्ति 1 वाट के वैद्युत? प्रश्न आएगा, प्रश्न तैयार हो रहे हैं। 1 एचपी के तुल्य कौन सा है? 1 एचपी क्या 1 वाट के बराबर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती जी। क्यों नहीं होती? आगे देखेंगे। इसके लिए हमें फिर से कार्य से शुरू करना पड़ेगा। शक्ति पढ़ना है। देखो, अगर आपको पीछे की चीजें याद नहीं है तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, चीजों को समझ नहीं पाओगे। मैं वापस कार्य से शुरू करूंगा और यहीं लेके आऊंगा। थोड़ा सा गौर करना, टॉपिक से भटक मत जाना भी। अब हमें रिलेशन देखना है एचपी का वाट के साथ में या वाट का एचपी के साथ में। तो हम चलते हैं कार्य पर। कार्य बराबर था डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर था एफ इंटू एस। एफ था बल, किसमें नापा? न्यूटन में। विस्थापन था किसमें? मीटर में। मिला हमें न्यूटन मीटर। इसको जब देखा तो ये आ गया आपका जूल में, ठीक है ना। इकाइयां जब हमने अंतरराष्ट्रीय मात्रक बनाया तो इसका मात्रक क्या बन गया? जूल। मैं सिर्फ प्रतीक लिख रहा हूं, बोल सब रहा हूं, आप लिखते रहना भी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि शक्ति यानी कि पावर, पावर बराबर था कार्य बटा में समय। कार्य बटा में समय। कार्य नापा गया न्यूटन मीटर में और समय नापा गया सेकंड में, ये निकल के आया। फिर जब इसको कन्वर्ट किया अंतरराष्ट्रीय में तो ये बन गया जूल प्रति सेकंड। फिर इसी के अंदर शक्ति के अंदर हमने एक और इकाई प्रयुक्त की कार्य की, क्योंकि कार्य जूल के अलावा भी किसमें नापा जाता है भी? केजी मीटर में। किसमें? केजी मीटर में। और हमने पढ़ा 1 केजी मीटर बराबर होता है 9.81 जूल के। होता है कि नहीं होता? सेम याद रखते रहना चीजें भी। अब पावर डब्ल्यू बटा में एस, कार्य बटा में समय यदि लेके चले और न्यूटन मीटर की बजाय क्या ले भी अब की बारी? केजी मीटर लेके चले, केजी मीटर प्रति सेकंड लेके चले तो केजी मीटर तो प्रति सेकंड आ गया, लेकिन जब ये जूल प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा तो इसका गुणा करना पड़ेगा 9.81 से। तो कह सकते हैं कि 1 केजी मीटर बराबर होता है 9.81 जूल के। कोई समस्या? 1 केजी मीटर का जो कार्य है वो 9.8 जूल के कार्य के तुल्य है। तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी मीटर प्रति सेकंड की शक्ति बराबर है 9.81 जूल प्रति सेकंड की शक्ति के। कोई दिक्कत यहां तक? अगर इतनी चीजें समझ में आ रही है तो हम आगे पढ़ पाएंगे। दोबारा बता देता हूं, कार्य एफ इंटू एस न्यूटन मीटर में या जूल में। फिर कार्य को नापा जाता था जूल के अलावा भी केजी मीटर में। 1 केजी मीटर बराबर था 9.81 जूल के, ठीक है। शक्ति डब्ल्यू बटा में एस, कार्य बटा में समय न्यूटन मीटर प्रति सेकंड में भी नापी जाती थी, जूल प्रति सेकंड ऐसा ही मात्रक हो गया उसका। उसके बाद में डब्ल्यू बटा में एस केजी मीटर प्रति सेकंड में भी नापी जाती थी। केजी मीटर प्रति सेकंड को जूल प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमें पता होना चाहिए 1 केजी मीटर में कितने जूल होते हैं। तो 9.81 से गुणा किया तो पता लगा 1 केजी मीटर में 9.81 जूल होते हैं। अब इसका भाग जब समय से लगाया तो 1 केजी मीटर प्रति सेकंड बराबर आया 9.81 जूल प्रति सेकंड के। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब आया हमारा यांत्रिक शक्ति यानी कि 1 एचपी। 1 एचपी बराबर था 75 केजी मीटर प्रति सेकंड के, ठीक है ना। था कि नहीं था? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां यदि देखा जाए, ये तो था इतना इतना यांत्रिक का। अगर वैद्युतिक शक्ति की बात की जाए तो वैद्युतिक शक्ति का मात्रक निकल के आया था वाट। वैद्युतिक शक्ति P बराबर थी V इंटू आई इंटू टी।
यही थी ना, VIT बटा में T से T कट गया, P बराबर क्या बचा, V इंटू आई, और इसको मेजरमेंट किया था वाट में। किसमें, वाट में। फिर पता लगा कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल के, 1 वाट बराबर है 1 जूल के। ठीक है, अब देखते हैं 1 HP बराबर है 75 kg मीटर प्रति सेकंड के। अब इसको जूल प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 HP बराबर हो जाएगी 75 इंटू 9.81। देखो केजी मीटर को मैंने जूल में कन्वर्ट किया तो गुणा करना पड़ेगा 9.81 प्रति सेकंड। 75 का गुणा जो 9.81 से करेंगे तो ये केजी मीटर नहीं रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूटन मीटर में या जूल में कन्वर्ट हो गया है अभी। अब प्रति सेकंड तो पड़ा रहने दो। अब जब इसको हल किया तो ये आया 735.5 जूल प्रति सेकंड के। देखो 75 केजी मीटर था, इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया। हमें पता है कि 1 केजी मीटर में 9.81 जूल होते हैं, तो 75 केजी मीटर में कितने जूल होंगे, तो 75 का गुणा 9.81 से किया तो आया 735.5 जूल प्रति सेकंड। कोई समस्या? ठीक है, और देखते हैं इसको। देखो चलना इसी प्रकार से पड़ेगा, तभी चीजें रट्टे मारोगे तो फिर भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, सॉरी दिक्कत तो क्यों नहीं होगी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमें पता है कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट के। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर है किसके, 1 वाट के। ठीक है, तो 735.5 जूल प्रति सेकंड बराबर होगा 735.5 वाट के। कोई समस्या है यहां तक? नहीं है। और आगे चलते हैं, और छोटा करता रहूंगा मैं इसको, ठीक है ना, ताकि आपको समस्याएं ना हो। अब ये जब जूल प्रति सेकंड इतने वाट के बराबर है और ये इतना जूल प्रति सेकंड जो था, ये इतना जो जूल प्रति सेकंड था ये 1 HP के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं कि 1 HP बराबर होगा 735.5 वाट या जूल प्रति सेकंड के। समझ गए? तो 1 HP कितने वाट के तुल्य है, 735.5 वाट के या 735.5 जूल प्रति सेकंड के तुल्य होती है। यहां इकाई में संबंध स्थापित हुआ यांत्रिक और वैद्युतिक शक्ति में कि 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। ये कौन सी प्रणाली में होते हैं, तो ये होते हैं मीट्रिक प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में? मीट्रिक प्रणाली में। प्रणाली एक ब्रिटिश भी है भाई, एक प्रणाली कौन सी है, ब्रिटिश प्रणाली भी है। उस ब्रिटिश प्रणाली का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपके कुछ प्रश्न मैट्रिक से आते हैं तो कुछ ब्रिटिश से भी आते हैं। सारे प्रश्न मैट्रिक से नहीं आते हैं, कुछ एक आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा। तो इतनी बात तो शायद समझ में आ गई होगी। दोबारा बता देता हूं, मैं आपको सारा समझा देता हूं ये। अब देखते हैं हमने शुरू कहां से किया। हमने शुरू किया यांत्रिक या वैद्युत शक्ति की इकाइयों का संबंध। हमने सबसे पहले कार्य देखा जो नापा गया न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। फिर हमने देखा जूल के अलावा भी इकाई होती है केजी मीटर। केजी मीटर को जब जूल में कन्वर्ट किया गया तो पता लगा 1 केजी मीटर 9.81 जूल के तुल्य होता है। फिर हम आगे शक्ति के पास चले। शक्ति बराबर था W बटा T यानी कि कार्य बटा में समय। कार्य बटा समय से जब इकाई निकाल के S आई तो जूल प्रति सेकंड आई। जूल प्रति सेकंड आई तो केजी मीटर प्रति सेकंड भी आई। केजी मीटर प्रति सेकंड जब आई तो उसको जब हमने हल किया तो 1 केजी मीटर प्रति सेकंड 9.81 जूल प्रति सेकंड के तुल्य पाया गया। ये हमने यहां पे लिख लिया। अब उसके बाद में जब आगे चले HP तो हमें पता लगा 1 HP में 75 केजी मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होते हैं। उन 75 केजी मीटर प्रति सेकंड को जब आप जूल प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 75 का गुणा करना पड़ेगा 9.81 से। जैसे ही गुणा किया तो हमें एक आंकड़ा मिला 735.5। ये 735.5 जो था, सॉरी ये जो 735.5 जो था ये आपका था जूल प्रति सेकंड, और 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट के। तो 735.5 जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कह सकते हैं। और हमने कहा, और हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1 HP में 735.5 वाट या जूल प्रति सेकंड होते हैं। तो ये चीज है, इतनी बात आप याद रखना भाई। अब और आगे चलते हैं। ये तो थी मीट्रिक इकाई की बात। अब करते हैं ब्रिटिश इकाई। कौन सी इकाई? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश प्रणाली की यदि बात की जाए, FPS सिस्टम की यदि बात की जाए, ब्रिटिश प्रणाली की यदि बात करें हम, क्योंकि देखो HP मैंने कहा था 2 प्रकार से डिफाइन होगी, तो ब्रिटिश प्रणाली यानी कि FPS सिस्टम के अंदर 1 HP को बराबर माना गया है 550 फुट
पौंड प्रति सेकंड के। जब हमने इसको केजी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, जब इसको बदला केजी मीटर में, तब ब्रिटिश एचपी कितने केजी मीटर के तुल्य आया? अप्रोक्सीमेट 76 केजी मीटर प्रति सेकंड के तुल्य आया, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जब इसको हल किया थोड़ी देर पहले करवाया, बैक करके देख लेना। अब यदि इस 76 केजी मीटर प्रति सेकंड को, एक एचपी को हम कन्वर्ट करें जूल प्रति सेकंड या वाट में, तो अब की बारी 76 का गुना होगा 9.81 से, क्योंकि ये केजी मीटर है, कन्वर्ट कर रहे हैं जूल में, तो 9.81 से गुना किया, ये प्रति सेकंड में आपका आ जाएगा। इसको जब हल किया तो अप्रोक्सीमेट, वैसे तो 445.56 आता है समथिंग, लेकिन लेके चल 745.56 आता है, और जब इसको हल किया तो लगभग जो आंकड़ा परफेक्ट लिया गया वो 746 जूल प्रति सेकंड या वाट कहा गया अभी। यानी कि एक एचपी जो ब्रिटिश होती है वो तो है 746 जूल प्रति सेकंड या वाट के, और मैट्रिक की यदि बात की जाएगी तो 735.5 वाट या जूल प्रति सेकंड। में दोनों अलग अलग इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वाट और जूल प्रति सेकंड बात क्या है? एक ही है, क्योंकि 1 वाट बराबर है 1 जूल प्रति सेकंड के, लेकिन केजी मीटर के बराबर नहीं है, ना ही फुट पाउंड के बराबर है। तो इस प्रकार से रिलेशन निकल के सामने आता है। फाइनल जो रिलेशन आपका निकल के आया वो यही निकल के आया कि दोनों प्रणालियां, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा अब, कि दोनों प्रणालियों की यदि बात की जाए, ये दोनों प्रणाली की बात की जाए, तो यदि मीट्रिक में लिखोगे, कौन सी में? मीट्रिक, 1 एचपी बराबर होता है 735.5 वाट के, और ब्रिटिश 1 एचपी ये बराबर होता है 746 वाट के। ये महत्वपूर्ण बात थी। सारी जो गाथा गाई गई है इस रिलेशन के लिए गाई गई है। ये आपकी जो शक्ति नजर आ रही है ये तो है यांत्रिक, ये जो मात्रक नजर आ रहा है कौन शक्ति का? यांत्रिक शक्ति का, और यहां इसको बराबर कर दिया भाई किसके? वैद्युतिक शक्ति के। तो यांत्रिक शक्ति को बराबर कर दिया कौन शक्ति के? वैद्युतिक शक्ति के। लेकिन बराबर ऐसे नहीं है कि 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 735.5 या 1 बराबर 746। यहां तक यदि बात क्लियर हो जाती है तब हम आगे वैद्युतिक मशीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं यांत्रिक मशीनों में, और यांत्रिक मशीनों की ताकत को कन्वर्ट कर सकते हैं वैद्युतिक शक्ति की ताकत में। यानी कि पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इकाइयों का रूपांतरण कर सकते हैं भी। तो यहां आपका एक टॉपिक खत्म होता है जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसके सवाल न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, तो बहुत ही आसान से सवाल आते हैं। प्रश्न क्या आएगा आपका? सबसे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं आसान सा। कहते हैं कि एक 5 एचपी, कितने एचपी? 5 एचपी की मोटर है, कितने वाट की होगी? 5 एचपी की मोटर बराबर डैश 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 कितने वाट की होगी। अब यदि इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो क्या उत्तर हो सकता है? इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। कितने उत्तर? 2। अब वो 2 ऑप्शन में है कि नहीं है आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या है, उत्तर क्या होगा? हम भारत में रह रहे हैं और हमारे यहां पर प्रणाली लागू है भी कौन सी? मैट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली लागू है? मीट्रिक प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली की यदि बात की जाए तो 5 एचपी बराबर कितने वाट के होंगे? तो 5 गुणा 735.5, ये तो आ जाएंगे वाट में भी। यहां डैश 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 वाट लिख देता हूं, कर लेंगे इसको भी, ठीक है ना। और यदि पूछ ले ब्रिटिश प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में भी? ब्रिटिश प्रणाली के अंदर पूछ ले, तो ये 5 एचपी जो है गुणा में 746 डैश 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 वाट के हो जाएंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमसे क्या पूछा है? तो इसके भी कई तरीके हैं। भारत में रह रहे हैं, पेपर भी भारत से ही छप के आ रहे हैं, हमें यही पेपर करने हैं, हमें इंग्लैंड नहीं जाना, हमें अंग्रेजों के पास नहीं जाना। तो वहां की इकाइयों का प्रयोग न करके हम भारत की इकाई यानी कि मैट्रिक प्रणाली का लगभग प्रयोग करेंगे। पहला प्रयास आपने क्या करना है कि जितने भी प्रश्न इस तरीके के आए कन्वर्सेशन वाले जिसमें बदलाव करना हो आपको, एचपी को वाट में, वाट को एचपी में, तो आपने मैट्रिक इकाई का रूपांतरण लेना है। 1 एचपी को 735.5 वाट के तुल्य मानना है पहला। फिर देखना है कि इससे गुणा करने पर आपका जो उत्तर आ रहा है वो आपके ऑप्शन में है या नहीं है। आसपास का थोड़ा बहुत पॉइंट का एक आधा इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उत्तर आ रहा है तो उस पर टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रश्न में कह दे कि मैट्रिक प्रणाली का बताओ, मैट्रिक एचपी है जी, तो आसान हो गया। यदि कह दे ब्रिटिश एचपी है तो और भी आसान हो गया। फिर मैट्रिक से हल किया, आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा भाई,
ठीक है, आसपास का भी नहीं आ रहा, 10-15 वाट इधर उधर हो गए, तब आप ब्रिटिश से करके देखोगे। तब किससे? ब्रिटिश से, क्योंकि क्या पता पेपर बनाने वाले ने किस प्रकार से गुणा किया है, उसने क्या पता 735.5 वाट मान के किया है, क्या पता 746 वाट मान के किया है। तो ये पेपर एग्जामिनर की सोच पे डिपेंड करता है, ये उसने कहां से किस जगह से प्रश्न को उठाया है उस पर डिपेंड करता है। आपने दोनों ही तरीके, आप विद्यार्थी हो, आपको सीखना है, ध्यान रखना, ठीक है, सीखोगे, इन चीजों को समझोगे, तब आप लोग प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। तो यहां पर दोनों ही प्रकार से उत्तर आपके आ सकते हैं। इसका जब गुणा करोगे आप लोग, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3677.5 वाट, और इसको जब हल करोगे तो यह आ जाएगा 3730 वाट। देखो कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, देखो डिफरेंस कितना आ गया, लगभग 50-53 वाट का डिफरेंस आ रहा है। इतना ज्यादा यदि डिफरेंस आता है तो इसका मतलब आप मैट्रिक से भी पहले करके देखना, ब्रिटिश से भी। यदि आपके ऑप्शन में 3730 के आसपास का उत्तर आए तो आपने ब्रिटिश प्रणाली वाला ही सही मान के करना है, क्योंकि अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब कहीं कहीं यदि दोनों ही आ जाए, तो यदि क्या आ जाए, दोनों ही आ जाए, यहां समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल हो सकती है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीसरा ऑप्शन आ सकता है भी, ए व बी दोनों, ये भी हो सकता है, बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूं रट्टे मत मारो, प्रश्न बनाना सीखो। क्या क्या संभावना है, देखो दिमाग चलने लगता है आपका कि जी दोनों ही आ जाए, तो इसका मतलब आप प्रश्न बनाना शुरू कर रहे हो, लेकिन पूरा नहीं बना पा रहे हो। पूरा बना सकते हैं, दोनों ही आगे, तीसरा ऑप्शन होगा ए व बी दोनों, ये लॉजिक, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर अगर आ जाए ये और तीसरा भी कोई और ही आंकड़ा दे दे, चौथा भी कोई और ही आंकड़ा दे, फिर क्या करोगे आप लोग। चार ऑप्शनों में ये भी है, ये भी है, मैट्रिक भी है, ब्रिटिश भी है, फिर क्या करोगे। तो भारत में रह रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप मैट्रिक प्रणाली वाले को सही करके आना। लेकिन लगभग जो आपकी किताबें हैं, लगभग जो आपकी बुक्स हैं, जितनी भी आईटीआई लेवल की बुक्स है जो बहुत बाद में छपी है, ध्यान रखना, बीटेक लेवल की जो किताबें हैं, इंजीनियरिंग लेवल की जो किताबें हैं, तो वहां लगभग में ब्रिटिश चलता है, ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेट किताबों में ब्रिटिश आपने गुणा भाग किए हुए हैं, ब्रिटिश प्रणाली ही यूज की हुई है। लेकिन हमने मैट्रिक अगर करके आएंगे तो हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत है। आपसे क्या है, पेपर में सबूत ही तो मांगते हैं, 3 सबूत दो जी अलग अलग किताबों से, अलग अलग किताबों में दोनों ही बातें लिखी होंगी, तो इसके नंबर आपको मिल ही जाएंगे। बहुत सारे डाउट है अभी। निकोला टेस्ला की कही गई बात मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। उस आदमी ने कहा था, एक महान वैज्ञानिक जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि रोज प्रश्न मिलेंगे, रोज प्रश्न मिलेंगे, उत्तर मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है। उस उत्तर का तो उसने कहा ही, उसने कहा था जिस विज्ञान, जिस ट्रेड, इलेक्ट्रिकल से आप जुड़े हुए हो, इसमें रोज प्रश्न मिलेंगे, इतनी ही बात थी। अब आगे तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न रोज मिलेंगे, उत्तर रोज मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो उत्तर बहुत हो सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है भी, बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। चैलेंज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबूत हमारे पास उपलब्ध है। तो ये था शक्ति, एचपी और वाट के अंदर समानताएं देख ली थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो और बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी भी। शाम को आपका टेस्ट भी है, उसकी भी आपने तैयारी करनी है, क्योंकि जिस दिन टेस्ट होता है आप उसी दिन तैयारी करते हो, तो टेस्ट की पूरी तैयारी रखना। टॉपिक आपको पहले मिल गए थे, शाम 7 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने एनरोलमेंट करवा लिया है सिर्फ वे ही पार्टिसिपेट करेंगे, नया कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब टेस्ट के बाद में हाथों हाथ आपका रिजल्ट आपको मिल ही जाता है। मेरिट लिस्ट भी लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद में जो हल है आपका, जो टेस्ट का सॉल्व करवाऊंगा, वो हो सकता है आपको YouTube पे वीडियो बना के मैं डाल दूं, लेकिन हो सकता है कि अब की बारी वो वीडियो टीचमेंट पे ही आए भी। तो दोनों ही संभावनाएं हैं, जो भी होगा वो आपको पहले ही बता दूंगा। तो अपनी तैयारी रखिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।